हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जो है चैप्टर नंबर 6। देखिए, अब ये न्यू चैप्टर शुरू हो रहा और पूरे दूसरे प्रॉब्लम से थोड़ा डिफरेंट रहते हैं इसमें। प्रॉब्लम्स एक अलग तरीके से करने का रहता है, एक अलग फॉर्मेट रहता है इसमें। तो इसका पहले इंट्रोडक्शन पार्ट समझेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझिए। इंट्रोडक्शन पार्ट अगर अच्छे से समझ गए तो इस प्रॉब्लम्स आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं किसको? BRS। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का शॉर्ट फॉर्म है BRS। तो इसका एक डेफिनेशन देख लेंगे अपन पहले। Bank reconciliation statement (BRS) refers to a statement which is prepared in order to recognize the differences between the balance as per the bank column of the cash book and passbook and any given date. It is prepared by the trader mostly at the end of the every month or an quarterly or half yearly basis. This will help the trader to find out the mistakes and errors which takes place in cash book and passbook during a period. बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट BRS ये जो है ये रिफ़र करता है, ये एक स्टेटमेंट है जो कि प्रिपेयर करते हैं बैंक कॉलम में कैश बुक और पासबुक में। बैंक कॉलम में जो अमाउंट्स रहते, जो टोटल्स रहते, जो बैलेंस रहता, उसमें डिफरेंस जो रहता कैश बुक और पासबुक के बैंक कॉलम में जो बैलेंसेस रहते दोनों डिफरेंट आए, तो दोनों का डिफरेंसेस क्या है वो फाइंड आउट करता है ये स्टेटमेंट। उसको BRS बोलते हैं। और ये जो है BRS वो ट्रेडर्स बनाते मोस्टली एवरी एंड ऑफ द मंथ में बनाते, मतलब कौन से भी महीने के एंड में बनाते, न तो एक साल के बाद, न तो आधे साल के बाद बनाते। ठीक है। और ये हेल्प करता ट्रेडर्स को अपने मिस्टेक्स और एरर्स मालूम करने में, कैश बुक और पासबुक में जो एक पीरियड ऑफ टाइम में जो मिस्टेक्स और एरर्स हुए इसमें, उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करता BRS। नेक्स्ट है कैश बुक। कैश बुक इज़ अ स्पेशल journal which is used for recording all cash receipts and cash payments. It is a book of original entries and a legal ledger wherein cash receipts are recorded on the debit side and cash payments are recorded on the credit side. देखिए, कैश बुक मतलब समझा रहा हूँ इसमें। कैश बुक जो है वो एक स्पेशल जनरल एंट्री है जो कि रिकॉर्ड करता कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट्स, मतलब कैश रिलेटेड जो एंट्रीज, जो पेमेंट्स रहते वो रिकॉर्ड करता है इन्हें इसमें। और इसमें पूरे ओरिजिनल एंट्रीज एंड लेजर एंट्रीज रहते, और कैश रिसिप्ट्स जो रहते वो रिकॉर्ड होते डेबिट साइड, और कैश पेमेंट्स जो रहते वो रिकॉर्ड होते क्रेडिट साइड। नेक्स्ट है हमारे पास पासबुक मतलब बैंक पासबुक और अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज़ यूजुअली issued by the banker to the customer. It is basically a copy of the customer's account in the bank records. The banker informs the customers about all the entries which are being made in their books so that customer can verify the passbook with their cash book and cash book in bank column, and may inform that bank about any kind of mistake which comes to their notice. पासबुक जो है वो एक स्टेटमेंट है जो एक अकाउंट का स्टेटमेंट है जो यूजुअली इशू करते बैंकर्स, मतलब बैंक वाले इशू करते कस्टमर्स को। ये जो है एक कॉपी है रहती, कस्टमर्स का जो अकाउंट रहता उसकी एक कॉपी रहती बैंक
बैंक के रिकॉर्ड्स में इस वो कस्टमर्स के अकाउंट की कॉपी रहती है एक पासबुक, and the banker informs the customers about all the entries which are being made in their books so that customers can verify the passbook with their कैश बुक। और बैंकर्स जो रहते हैं वो कस्टमर को इन्फॉर्म करते रहते हैं उनके जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन भेजते रहते हैं बैंकर्स। तो जो कस्टमर है उन्हें वेरीफाई कर सकना, कैश बुक और पासबुक दोनों को टैली कर सकना, दोनों को वेरीफाई कर सकना, इसलिए वो पूरे भेजते मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन देते कस्टमर्स को। एंड मे इन्फॉर्म द बैंक अबाउट एनी काइंड ऑफ मिस्टेक विच कम्स टू देयर नोटिस। और पूरे उनके अगर कुछ गलती है या कुछ एरर है, कुछ मिस्टेक है, तो उसके बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन देते। अब नेक्स्ट है कॉजेस और रीजंस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। ये थोड़े कॉजेस और या फिर रीजंस है कैश बुक और पासबुक के बीच में जो डिफरेंसेस आते, जो डिसएग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में, ये थोड़े रीजंस है, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। सम ऑफ द कॉजेस और रीजंस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक बैलेंसेस आर एज फॉलोज। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू कर डाले लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब आप इशू कर डाले लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, उसका बीच में बैंक के पास अटके हुआ है, वो कुछ एरर की वजह से, कुछ मिस्टेक की वजह से अटके हुआ है, वो इशू कर डाले आप, लेकिन पेमेंट प्रोसेस नहीं हुआ, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ। आप जिसको डाले या अपने अकाउंट में डालिए, आपको बैलेंस नहीं आया, आपको वो अमाउंट नहीं आया आपके अकाउंट में। इंटरेस्ट और डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड और क्रेडिटेड बाय द बैंक। इंटरेस्ट, डिविडेंड और डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड, मतलब इंटरेस्ट जो रहता और डिविडेंड जो रहता वो बैंक डायरेक्टली कलेक्ट कर लेता, मतलब क्रेडिटेड कर देता, मतलब आपके बैंक से ले लेता, आपके अकाउंट से ले लेता, उन्हें बगैर इन्फॉर्मेशन दिए, बगैर कोई नोटिस भेजे, और उसके आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर उन्हें कुछ इंटरेस्ट, कुछ चार्जेस काटा आपके अकाउंट से और आपको उसके रिलेटेड, उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं मालूम है, ये बैंक डायरेक्टली आपके अकाउंट से काट लिया सो है, तो ये वजह से भी डिसबैलेंस और डिसएग्रीमेंट हो सकता। चेक्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। आप एक चेक लेके जाके बैंक में डिपॉजिट करें, लेकिन डालने के बावजूद भी आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए, तो आप तो, और वो कुछ एरर हुआ सो है वो बैंक में, तो इसलिए दोनों कैश बुक और पासबुक में डिसएग्रीमेंट हो जाता, मतलब डिसमैच हो जाता। एक में बैंक उसमें रहता कि पेमेंट करे बोल के रहता, लेकिन आपके पास रिसीव नहीं हुआ, तो आप कैश बुक में रिसीव बोल के नहीं लिखते, तो इस वजह से भी डिसएग्रीमेंट होता। और है पेमेंट्स मेड बाय द बैंक लाइक बैंक चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा। ये बैंक चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ये जो थोड़े चीज़ें हैं, इन लोग के जो पेमेंट्स रहते हैं वो बैंक खुद पे कर लेता, खुद डायरेक्टली पे कर लेता, तो इसके रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, तो इस वजह से भी दोनों के कैश बुक और पासबुक के बीच में डिसएग्रीमेंट हो जाता, डिसमैच हो जाता। नेक्स्ट है डायरेक्ट पेमेंट्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अकाउंट बाय द कस्टमर्स, डेप्टार्स, एजेंट। इन्हें क्या बोला, डायरेक्ट पेमेंट्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अकाउंट, मतलब जो कस्टमर है, बाहर का आदमी है, उन्होंने आगे सीधा आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर डाले अमाउंट। कस्टमर्स, डेप्टार्स, एजेंट्स जो रहते हैं वो लोग डायरेक्टली आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में आके डिपॉजिट कर डाले, तो और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं है, तो भी डिसमैच होता दोनों की कैश बुक और पासबुक में। पासबुक में वो एंट्री रहती कि डिपॉजिट हुआ, लेकिन कैश बुक में वो एंट्री नहीं रहती, क्योंकि आपको वो उस चीज़ के बारे में मालूम नहीं है। नेक्स्ट है डिसऑनर्ड ऑफ चेक। आप कभी कोई चेक डालते हैं
और वो डिसऑनर्ड हो जाता, मतलब एक्सेप्ट नहीं होता, उसमें कुछ गलती की वजह से या स्पेलिंग मिस्टेक, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग नेम, रॉन्ग अकाउंट नंबर, ऐसा कुछ भी मिस्टेक होती तो वो चेक डिसऑनर्ड हो जाता, मतलब रिजेक्ट हो जाता। तो इस वजह से भी डिसबैलेंस हो सकता, डिसमैच हो सकता। चेक्स एंटर्ड इन दी कैश बुक बट ओमिटेड टू बी डिपॉजिटेड इन बैंक। आपके पास कोई चेक आया और आप उसको कैश बुक में इंटर कर डाले, लेकिन आप उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं करे, तो उस वजह से भी आप बैंक में तो ये एंट्री नहीं रहती कि आपके पास आया बोल के, लेकिन कैश बुक में रहती। तो इस वजह से भी डिसमैच हो सकता कैश बुक और पासबुक में। डिस्काउंटेड बिल्स डिसऑनर्ड, जो डिस्काउंटेड बिल्स जो रहते हैं वो भी डिसऑनर्ड होने की वजह से कैश बुक और पासबुक के बीच में डिसएग्रीमेंट होता। और रॉन्ग एंट्रीज इन द कैश बुक, इन्हें बोल रहा कैश बुक में जो रहता उसमें रॉन्ग एंट्री कभी कभी गलती से एक एंट्री रॉन्ग लिखी जाती, गलत एंट्री लिख देते, और वो एंट्री पासबुक में नहीं रहती या पासबुक में सही रहती, लेकिन अपन कैश बुक में उसको गलत लिखे तो दोनों डिसमैच होते, सेम नहीं बताता, उसमें डिसमैच हो जाते दोनों भी। नेक्स्ट है रॉन्ग एंट्रीज इन पासबुक। वैसे कभी पासबुक में रॉन्ग एंट्रीज हो जाने की वजह से डिसमैच होता, क्योंकि वो कैश बुक में नहीं लिखे हुए रहते, सही लिखे हुए रहते, वो पासबुक में गलत लिखे हुए रहते, तो इसलिए दोनों के बीच में डिसबैलेंस या डिसमैच हो जाता। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। द प्रोसीजर ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बेसिकली इन्वॉल्व्स 4 steps. They are compilation of entries and identification of causes. Firstly, the cash book entries are compared with the passbook entries in order to identify the causes behind the differences in the balance. इन्हें क्या बोल रहा, कैश बुक के एंट्रीज़ और पासबुक के एंट्रीज़ को कंपेयर करते, पहले कंपेयर क्यों करते हैं बोले तो दोनों के बीच में अगर कुछ कॉजेस है, कुछ गलत एंट्रीज़ है या कुछ मिस्टेक है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए करते। ये दोनों के बैलेंस में अगर कुछ डिसबैलेंस हो गया, अगर उनका अमाउंट या अमाउंट गलत बता रहा, तो वो चीज़ें आइडेंटिफाई करते पहले। उसके बाद नेक्स्ट है settlement of differences. After identifying the causes behind the differences of two balance, a bank reconciliation statement is being prepared in order to reconcile these differences in balance. एक बार दोनों के बीच का डिफरेंस मालूम हो जाने के बाद में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इसीलिए बनाते हैं क्योंकि आप अब ये प्रिपेयर कर रहे दोनों के बीच के डिफरेंसेस को ख़त्म करने के लिए, दोनों के बैलेंस को इक्वल करने के लिए ये BRS मतलब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे, दोनों के बीच के डिफरेंसेस को रिकॉन्सिल करने के लिए, उसको सही करने के लिए बनाते हैं। उसके बाद है रिकॉर्डिंग ऑफ मिस्ड ट्रांजैक्शंस. If records only those transactions which are entered in only one book, is that either cash book or passbook. It does not include those transactions which are recorded in both the books on a particular date. इन्हें क्या बोल रहा, एक देखिए जो ट्रांजैक्शन रहता, जो सिर्फ एक ही बुक में लिखा हुआ रहता है लेकिन दूसरी में लिखा हुआ नहीं रहता, मतलब कैश बुक में लिखा हुआ है लेकिन पासबुक में लिखा हुआ नहीं है, तो इन्हें वो एंट्रीज़ को इंक्लूड नहीं करता, वो ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड नहीं करता। ठीक है, दोनों में भी रहना चाहिए वो, तो इन्हें इंक्लूड करता। नेक्स्ट है बैलेंसिंग ऑफ कॉलम्स. इन द लास्ट स्टेप ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रोसीजर, plus and minus columns are balanced if the statement is prepared with the balance as per cash book or passbook. Then other balance is adjusted by adding or
subtracting the items. If bank reconciliation statement is started with passbook balance, then it is adjusted with entries recorded in the cash book, and similarly procedure will be used if BRS is started with the cash balance. इसमें ने क्या बोल रहा, क्या लास्ट स्टेप जो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का प्लस और माइनस करने का रहता, बैलेंस जो रहता उसको इक्वल करने के लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना रहता. अब ये जो है ये स्टेटमेंट जो है, अगर वो ये स्टेटमेंट बना बैलेंस, ये पासबुक जो रहती उसके बैलेंस के बिहाइंड पे अगर ये स्टेटमेंट बन रहा, then other balance is adjusted by adding or subtracting the items. तो दूसरे आइटम जो रहते हैं उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं. एंड इफ़ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज स्टार्टेड विथ पासबुक बैलेंस, देन इट इज़ एडजस्टेड विथ एंट्रीज रिकॉर्डेड इन कैश बुक. देखिए इसमें इन्हें क्या बोल रहा, अगर पासबुक के बैलेंस से शुरू हो रहा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तो आप ऑपोजिट उससे एंट्रीज रिकॉर्ड करना, यानी कि कैश बुक से. एंड सिमिलर प्रोसीजर विल बी यूज्ड इफ BRS इज स्टार्टेड विथ कैश बैलेंस, कैश बुक. और अगर कैश बुक के बैलेंस से शुरू हो रहा तो सिमिलर ऑपोजिट साइड बैंक पासबुक के बैलेंस, मतलब पासबुक के एंट्रीज से इसको टैली करके, इसमें चेंजेस करके, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करके इसको टैली करते हैं. ठीक है, ये 4 स्टेप्स से प्रोसीजर इसका ये कंप्लीट हो चुका है. और अब है हमारा फॉर्मेट. देखिए हमारे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. बस इसमें डेट नहीं आता, LF नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, बस पर्टिकुलर्स, अमाउंट, बस इतना ही रहता है इसमें फॉर्मेट. पर्टिकुलर्स में पूरे आपके एंट्रीज आते, अमाउंट इनर कॉलम, अमाउंट कॉलम ये इनर कॉलम है, ये आउटर कॉलम है. यहाँ पे पूरे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर लेना. यहाँ पे टोटल अमाउंट्स लिखने का रहता, खाली आउटर कॉलम में पूरे टोटल लिखना, यहाँ पे पूरे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर लेना. ये फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स, अमाउंट, बस इतना ही रहता. इसमें आता 3 चीज़ें आती है इसमें, फेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस और ओवरड्राफ्ट. फेवरेबल बैलेंस मतलब दोनों बैलेंसेस भी इक्वल आ जाना. अनफेवरेबल बैलेंस मतलब दोनों बैलेंसेस जो है वो डिफरेंट आना, बैलेंस नहीं होना उसका. ओवरड्राफ्ट मतलब ओवरड्राफ्ट इज़ द एक्सेस अमाउंट विड्रॉन बाय द कस्टमर अबाउ हिज फेवरेबल बैलेंस इन बैंक अकाउंट टू अ पर्टिकुलर लिमिट. ओवरड्राफ्ट जो है वो एक एक्सेस अमाउंट है जो कि विड्रॉ करता कस्टमर उसके फेवरेबल बैलेंस जो रहता, फेवरेबल बैलेंस के ऊपर, फेवरेबल बैलेंस से ज़्यादा होने अमाउंट को विड्रॉ करता है, एंड एक्सेस अमाउंट को विड्रॉ करता है उसके बैंक अकाउंट से एक पर्टिकुलर लिमिट के लिए, उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट. ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ें हैं, ये फेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस एंड ओवरड्राफ्ट. ये 3 चीज़ें थे. तो इसी के साथ आपका इंट्रोडक्शन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट BRS इज़ कम्प्लीटेड. अब नेक्स्ट हम प्रॉब्लम्स शुरू करेंगे. कल से हम प्रॉब्लम्स करना शुरू करेंगे. कल देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 1. ये इजीली समझ ले सकते, बस थोड़ा कंसंट्रेशन दीजिए इस पर, इजीली पूरा आपको आ जाता. होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो. Try to understand it well and share this video with your friends and family members. Support me and subscribe to my channel, and thank you very much.